नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शफान अंसारी। नागपुर दंगों के बाद फडणवीस सरकार का बुलडोजर एक बार फिर से सवालों के घेरे में आकर खड़ा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के साफ निर्देशों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने नागपुर दंगे के एक आरोपी फहीम खान के घर पर बुलडोजर चला दिया। लेकिन जैसे ही ये कार्रवाई हुई, फडणवीस सरकार बुरी तरह से फंस गई है, क्योंकि जिस घर को ध्वस्त किया गया वो फहीम के नाम पर रजिस्टर्ड ही नहीं था, बल्कि ये मकान किसी और के नाम पर रजिस्टर्ड था। हकीकत सामने आने के बाद ये मामला बेहद गंभीर हो गया है और सरकार अब विपक्ष और कानूनी विशेषज्ञों के निशाने पर आकर खड़ी हो गई है। क्या ये बुलडोजर नीति असल में न्यायिक प्रक्रिया के तहत हो रही है या फिर ये सिर्फ एक खास वर्ग को निशाना बनाने की कोशिश है? आइए इस पूरी खबर को विस्तार से समझते हैं। वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहें। औरंगजेब की कब्र को हटाने को लेकर नागपुर में हुई हिंसा के मुख्य आरोपी फहीम खान के घर पर सोमवार को यानी आज बुलडोजर चलाया गया। हिंसा के एक आरोपी यूसुफ शेख के घर पर भी अवैध निर्माण भी तोड़ दिया गया है। नागपुर नगर निगम ने संजय बाग कॉलोनी यशोधरा नगर में मौजूद फहीम के मकान का अवैध निर्माण हटाने के लिए इतवार को 24 घंटे का वक्त दिया था, जो सोमवार को पूरा हो गया। फहीम का मकान उसके पत्नी के नाम पर रजिस्टर्ड है। नगर निगम ने इसकी बिल्डिंग परमिशन अप्रूवल में गड़बड़ी को लेकर कार्रवाई का नोटिस दिया था। नागपुर में 17 मार्च को औरंगजेब की कब्र को हटाने को लेकर विवाद के बाद हिंसा भड़क गई थी। इसका मास्टरमाइंड फहीम बताया गया और फहीम समेत 6 आरोपियों के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया। फहीम पर 500 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा करने और हिंसा को बढ़ावा देने का इल्जाम लगाया गया है। माइनॉरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टी के शहर अध्यक्ष फहीम खान को दंगा और आगजनी की घटनाओं के 2 दिन के बाद 19 मार्च को गिरफ्तार कर लिया गया था। वो अभी तक पुलिस की हिरासत में ही है। फहीम ने 21 मार्च को सेशंस कोर्ट में जमानत के लिए याचिका लगाई थी। उसका दावा है कि उसे राजनीतिक प्रतिशोध के चलते गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि उसने विश्व हिंदू परिषद के कुछ कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी, इसीलिए उस पर उल्टा कार्रवाई की गई है। नागपुर हिंसा के कथित मास्टरमाइंड फहीम खान पर प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की तो लोगों का हुजूम इकट्ठा हो गया। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में बीएमसी ने अवैध निर्माण बताकर ये तोड़फोड़ शुरू कर दी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये मकान फहीम खान के नाम पर था ही नहीं, बल्कि उनकी पत्नी के नाम पर था। तो इस तरह से क्या ये कार्रवाई जायज है? हिंसा के 5वें दिन शनिवार को सीएम देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने इसमें कहा था कि नुकसान की भरपाई दंगाइयों की संपत्ति को बेचकर वसूल किया जाएगा और अगर जरूरत पड़ी तो बुलडोजर भी चला दिया जाएगा। फडणवीस ने कहा था कि पीड़ितों के नुकसान की भरपाई की जाएगी और जिन्होंने पुलिस पर हमला किया उनके खिलाफ सख्त धाराएं भी लगाई जाएंगी। अब यहाँ सवाल उठता है कि जब ये घर फहीम खान के नाम पर था ही नहीं, तो फिर उसे ध्वस्त करने का आधार क्या था? और इस तरह से हुई कार्रवाई क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन नहीं है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हाल के वक्त में कई मामलों में बुलडोजर कार्रवाई पर सख्त तबसरा किया था, सख्त टिप्पणी यानी की थी। न्यायपालिका बार बार ये कह रही है कि बिना उचित कार्रवाई प्रक्रिया को फॉलो किए इस तरह की कार्रवाई गैर कानूनी मानी जाएगी। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि नागपुर हिंसा में अब तक 112 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनमें कुछ हिंदू समुदाय के लोग भी शामिल बताए जा रहे हैं। लेकिन क्या उनके घरों पर कोई बुलडोजर कार्रवाई होगी? उनके घर पर बुलडोजर चलाया जाएगा या फिर कार्रवाई एक पक्ष के खिलाफ ही हो रही है? यहाँ सवाल ये भी आता है कि क्या प्रशासनिक कार्रवाई में भेदभाव हो रहा है? अगर अपनी बात को डिफेंड करना हिंसा भड़काना माना जाता है तो देश में सबसे ज्यादा भड़काऊ भाषण देने या फिर अपने धर्म को डिफेंड करने वाले नेताओं में कई बड़े नेताओं के नाम आते हैं। इसमें रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम, गृह मंत्री अमित शाह का नाम, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का नाम भी है, जो अक्सर मंच से ऐसी बयानबाजी करते हैं जिससे एक विशेष समुदाय को टारगेट करना माना जा सकता है। तो क्या इन्हीं तर्कों के आधार पर प्रधानमंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री कार्यालय और गृह मंत्रालय तक पर बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है? रिपोर्ट्स बताती हैं कि फहीम खान माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी के शहर अध्यक्ष हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव में नागपुर से वो नितिन गडकरी के खिलाफ चुनावी मैदान में खड़े हुए थे। हालांकि उन्हें भारी वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन क्या ये बुलडोजर कार्रवाई सिर्फ राजनीतिक बदले की भावना से की गई है, जैसा कि खुद फहीम इस बात को कह रहे हैं? इससे पहले अतीक अहमद मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगा दी थी, जब बिना किसी कानूनी प्रक्रिया को फॉलो किए उनके और उनके करीबी लोगों के घरों पर बुलडोजर चला दिए गए थे।
कोर्ट ने आदेश दिया था कि अगर बेवजह घर गिराए तो सरकार को उतने ही शानदार नए मकान बनाकर देने होंगे, वो भी अपने खर्चे पर। बात अगर दिल्ली की करें तो दिल्ली में भी कुछ वक्त पहले 3 मंदिरों को अवैध घोषित किया गया था और बुलडोजर कार्रवाई की योजना बनाई गई थी। लेकिन जब इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर विरोध शुरू हुआ तो फौरन स्टे ऑर्डर भी मिल गया। सवाल उठता है कि अगर वो मंदिर होता है तो उन्हें बचा लिया जाता है या उन पर स्टे दे दिया जाता है, लेकिन जब बात मुस्लिम समुदाय की होती है, मुस्लिमों के घरों की होती है, उनकी इबादतगाहों की होती है, तो बिना किसी कानूनी प्रक्रिया को फॉलो करे उन्हें गिरा दिया जाता है। और ये सब उस देश में हो रहा है जो खुद को इस दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री होने का दम भरता है। हाँ, अगर कोई आरोपी दोषी साबित होता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के, बिना किसी सुनवाई के क्या सिर्फ सरनेम देखकर कार्रवाई होती रही तो क्या ये सही होगा? क्या बुलडोजर सिर्फ खास नामों के लिए ही चलता रहेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट का आदेश सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह गया है? क्या ये संविधान और लोकतंत्र पर सीधा हमला नहीं है? आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात। चलते चलते आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।